ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रैग फोर्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ड्रैग फोर्स है वो वन डायमेंशन में मोशन को कैसे अफेक्ट करती है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे टू डायमेंशन मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये यहाँ पे ये जो बारिश के कतरे दिखाए गए हैं जो कि बादल से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो बादल हैं वो तकरीबन ज़मीन से सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अगर हम इन बारिश के कतरों की जो स्पीड है इसको कैलकुलेट करें इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 200 मीटर पर सेकंड है। तो जो स्पीड है, क्या 200 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है? हम तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते कि बारिश के कतरे इतनी स्पीड से नीचे आ रहे हैं, ये तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसमें कोई हम गलती कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इग्नोर करते हुए इन कैलकुलेशंस को कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस या एक ड्रैग फोर्स आप कह लो, जो अपोजिट फोर्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को असल में हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे किसी भी फ्लूइड मीडियम में आता है, यानी कि चाहे वो हवा या चाहे वो पानी में से गुजरता है, तो उसके ऊपर एक अपोजिंग या रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो ड्रैग फोर्स है ये टू डायमेंशन में भी किसी भी कोई बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको डिस्टर्ब करती है, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है इन्हीं ड्रैग फोर्सेस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई हम सी क्राफ्ट्स को डिज़ाइन करते हैं या एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो उनको डिज़ाइन करते हुए हमें इन ड्रैग फोर्सेस की को भी जो है वो इनको इग्नोर नहीं हम कर सकते। तो चाहे हम बात करते हैं बारिश के कतरों की या स्काई डाइवर्स की, तो आपने नोट किया होगा कि हमेशा जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी को कम करती है, और हमेशा आपने ये नोट किया होगा कि ये जो ड्रॉप्स हैं बारिश के, ये फिर थोड़ी नीचे की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आते हैं इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जो ड्रैग फोर्स है वो हमेशा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं ड्रैग फोर्स को डी से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं ये कहूँगी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं वी से रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब है ये अगर स्पीड ज़्यादा है तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम वो वाला जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज है उसको हम इनकी मोशन को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नॉन कॉन्स्टेंसी फोर्स है जो कि एक बॉडी के ऊपर लगती है, जिसका मास जो है वो m है, जो कि पहले एक रेस्ट पर थी, और उसके बाद हम कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ड्रैग फोर्स का वो डिपेंड करता है लीनियरली ऑन द स्पीड ऑफ दिस ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ दैट d इज इक्वल्स टू bv, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो b है, b एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी शेप, उसके साइज के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से वाले वो फ्लूइड में से गुजर रहा है, यानी कि पानी में से गुजर रहा है अम, या फिर वो हवा में से गुजर रहा है, उसकी वैल्यू उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो ये जो फिगर है ये बेसिकली एक बॉडी जो कि हवा में गिर रही है उसकी मोशन को शो कर रही है। तो सबसे पहले ए वाला इस डायग्राम को देखें, तो इसमें यह है कि जब ऑब्जेक्ट को अभी हमने रिलीज़ ही किया है, एम उसका मैस है और उसको अभी हमने रिलीज़ किया है, इस वक्त कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं है, डी जो है यानी कि ड्रैग फोर्स डी जो है वो ज़ीरो है, और जो वी है वो भी ज़ीरो है। लेकिन बी वाली को देखें, ये वो वाला इंस्टेंट है जब कोई जो ड्रैग फोर्स है वो तो इंक्रीज होना शुरू हो रही है, क्योंकि जो बॉडी है वो अपनी स्पीड नीचे की तरफ फॉल कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट वाली डायग्राम में देखें जो सी वाली है, इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि जो ड्रैग फोर्स है अल्टीमेटली वो इंक्रीज होती जाती है और उतनी इंक्रीज होती है जितना कि जो उस बॉडी का वेट है उसके बराबर हो जाती है। तो इस वाले स्टेज के ऊपर जब ड्रैगिंग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट,
इसका मतलब है इस वक्त इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही और उसका जो एक्सेलेरेशन है वो भी ज़ीरो है। इस तरह से उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, हम अब देखते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है उस किसके बराबर होगा। सो ड्रैग फोर्स डी विल बी इक्वल्स टू बी वी वाई, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा। नेट फोर्स को अगर मैं सिग्मा एफ वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिग्मा एफ वाई विल बी इक्वल्स टू जो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी माइनस द अपर फोर्स ड्रैग फोर्स बी वी वाई। अब आपको पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ जो नेट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू एम ए वाई। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम ए वाई इज इक्वल्स टू एम जी माइनस बी वी वाई। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए वाई विल बी इक्वल्स टू जी माइनस बी ओवर एम वी वाई। तो जब एक बॉडी, इस केस में जब एक बॉडी नीचे की तरफ दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ड्रैग फोर्स एंड द डाउनवर्ड फोर्स, तो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन जो है ए वाई दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उस केस में हम वेलोसिटी को कह देते हैं कि वो एक टर्मिनल वेलोसिटी है, उसको मैं वी टी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आ जाएगा ए वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है, सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू जी माइनस बी ओवर एम वी टी, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वी टी दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम जी ओवर बी। ये जो b है इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट। सो मैथमेटिकली भी आप देखें कि ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट अगर ज़्यादा है तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अगर ड्रैग फोर्स कम है और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि एक पेबल है जो कि मैंने पानी में से फेंका है और उसी तरह से एक एयर में से फेंका है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी पेबल की जो पानी में गिरा है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू उसके जो कि हवा में से गिरा है। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि जो ड्रैग कोफिशिएंट है, ड्रैग कोफिशिएंट, फोर्स कोफिशिएंट बी वाटर का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एयर। ओके, सो इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि जब हम बहुत लार्जर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स जब हवा में से गुजरते हैं इन एयर, तो उस टाइम जो हमारा रिलेशनशिप है ड्रैग फोर्स का वो बेसिकली ये होता है कि डी जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब इस केस में हम ये जो डी है इसको हम कहते हैं एरो डायनामिक ड्रैग, और मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और इससे अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करें तो वो मुख्तलिफ होगी इस इक्वेशन से जिस तरह से हम डी इज प्रोपोर्शनल टू वी से जो कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने जो बात की थी ड्रैग फोर्स की वो हमने बात की थी वन डायमेंशन में, लेकिन जब हम टू डायमेंशन की बात करें यानी कि टू डायमेंशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लेते हैं तो ड्रैग कैलकुलेशंस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। चलो हम इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक बेस बॉल है जो कि बैट से हिट हुआ है, और जिस स्पीड से वो हिट हुआ है उसकी जो वी है वो मैं सपोज कर लेती हूँ कि वो 45 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर आप देखें तो जो टर्मिनल स्पीड होगी बेस बॉल की जब वो एयर में से आ रहा है बॉल और वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम रेस्ट, तो वो कैलकुलेट अगर हम उसे करें तो वो मेरे पास आती है 42 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये कहूँ कि जो बॉल का मैस है वो 0.14 kg है, और अगर इसका फिर वेट किसके बराबर होगा, W इक्वल्स टू एम जी दैट इज इक्वल्स टू 0.14 टाइम्स 9.8। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 1.4 न्यूटन आएगा। ओके, अगर मैं ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करूँ
तो सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि b की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, जैसे d इज इक्वल्स टू b टाइम्स b है, और b विल बी इक्वल्स टू d ओवर v। सो d बेसिकली उस केस में हमारे पास आ गया है 0.14 टाइम्स 9.8 डिवाइडेड बाय 42, यानी कि जब वो एयर में है तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 42, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.033 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को यूज़ करते हुए अगर हम ये देखें कि ये जो बॉल था जिसको मैंने जो कि बेसबॉल जो बैट से टकराया है उसकी जो वेलोसिटी है वो 45 है, तो उससे हम अगर देखें तो d को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हम देखते हैं। b जो है वो 0.033 टाइम्स v जो है वो है 45, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स आ रही है 1.5। सो अगर आप देखें तो अब इस केस में जो ड्रैग फोर्स है 1.5 न्यूटन है, जो कि उसके वेट से ज़्यादा है जो कि 1.4 न्यूटन है। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली ये इसकी मोशन को अफेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस फिगर ये बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन की ही है, यानी कि एक बेसबॉल कह लो उसकी ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहे हैं, जिसमें हमने उसको कंसिडर किया है विद एंड विदाउट द ड्रैग फोर्स, यानी कि विदाउट ड्रैग फोर्स उसकी ट्रेजेक्ट्री एंड विद ड्रैग फोर्स उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकेंड है, और जो एंगल वो इंसिडेंट एंगल बना रहे विद द हॉरिजॉन्टल उसको हम कहते हैं कि वो 60 डिग्री है। अब आप यहाँ से इस पिक्चर को खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप देखें, सबसे पहले जब ये जो जिसको मैं जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर है, ये वाली जो मोशन है ये बड़ी बिल्कुल ट्रेजेक्ट्री है, बिल्कुल एक आइडियल सी ट्रेजेक्ट्री है बेसबॉल की, जब विदाउट द ड्रैग फोर्स, विदाउट कंसिडरिंग द ड्रैग फोर्स। लेकिन ये तो एक आइडियल केस हो गया, लेकिन जब ड्रैग फोर्स है तो अब आप इसकी ट्रेजेक्ट्री को देखें, तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो इसकी डिस्टर्ब्ड है। जो विदाउट ड्रैग फोर्स था उसकी जो रेंज है वो 179 मीटर है, जब विद ड्रैग फोर्स उसकी जो रेंज है वो 72 मीटर है, यानी कि रेंज जो है वो डिक्रीज हो गई है। इसके अलावा अगर आप ये भी देखें, जो ट्रेजेक्ट्री जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट होता है तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स के साथ वो सिमेट्री नहीं है, वो जो नीचे आने वाली मोशन है वो ज़्यादा स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर जाने वाली मोशन थी। तो ये बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एयर की रेजिस्टेंस है वो किस तरह से अफेक्ट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन को।